आज अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक सहबहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण। सहबहुलकीकरण या इसी को बोलते हैं विषम बहुलकीकरण। तो जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था तब उसके बारे में बताया था कि एकलक इकाई के आधार पर बहुलक है वो दो प्रकार के होते हैं, समबहुलक और सहबहुलक। ठीक है, तो समबहुलक में बताया था कि जिसमें क्या हो, एकलक इकाइयां सभी की सभी समान हो, मतलब एक ही प्रकार की हो, तो वो तो समबहुलक होता है। फिर दूसरा था आपका सहबहुलक। तो सहबहुलक क्या होता है, जिसमें क्या हो, दो एकलक भी हो सकते हैं या ज्यादा एकलक भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये एकलक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं, योगात्मक या संगणन। हमने कल पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि दो प्रकार की बहुलकीकरण की विधि होती है, योगात्मक और संगणन। तो इनमें से किसी भी विधि के द्वारा ये आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं, और वो बहुलक क्या कहलाता है, सहबहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, सहबहुलक। तो कहने का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा भिन्न भिन्न इकाइयां, एकलक इकाइयां आपस में योगात्मक या संगणन बहुलकीकरण द्वारा सहबहुलक का निर्माण करती है। ठीक है, और ये सहबहुलक बनाने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, सहबहुलकीकरण। क्या कहलाती है, सहबहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मान लो, देखो मैंने मान लिया कि एक एकलक है मेरा ए है, एक मान लिया मैंने दूसरा एकलक बी है। तो ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न एकलक है। मैंने मान लिया कि इसकी एन अणु है और इसके भी क्या है, एन अणु है। ये क्या करेंगे, सहबहुलकीकरण प्रक्रिया के द्वारा, सहबहुलकीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, ये हो सकता है वो योगात्मक क्रिया दर्शा रहे हैं, हो सकता है वो संगणन के द्वारा जुड़ रहे हैं, और वो क्या करेंगे, एक बहुलक का निर्माण करेंगे। और उस बहुलक में क्या होंगे, ए बी ए बी ए, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, एन बार तक इस प्रकार से जुड़ते जाएंगे, और जो हमें अणु प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सहबहुलक। क्या हो जाएगा, वो सहबहुलक हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये अपना था वो जनरल एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन में क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सॉरी ये आपके समबहुलक है। ये क्या है, समबहुलक है। सहबहुलक में हमने देखा था नायलॉन 66। नायलॉन 66 में क्या था कि मान लिया ए, तो केमिकल में बोल दिया, तो एक एकलक क्या था अपना, एडीपी अम्ल। क्या था, एडीपी अम्ल। दूसरा क्या था अपना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। और ये दोनों क्या करेंगे, संगणन बहुलकीकरण द्वारा, इसके द्वारा संगणन बहुलकीकरण के द्वारा क्या करेंगे, नायलॉन 66 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके संगणन प्रकार से दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक है, वो क्या कर रहे हैं, नायलॉन 66 का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्यूना एस। ये एक रबर होता है, ब्यूना एस। ब्यूना एस क्या होता है कि इसमें आप स्टाइरीन, क्या स्टाइरीन, और साथ में 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां हैं। और ये क्या करेगी, योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा क्या करेगी, ब्यूना एस प्रकार के रबर का निर्माण करेगी। ठीक है, बस इनमें अंतर क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, सह उत्पाद के रूप में छोटे अणु, चाहे जल हो या एल्कोहल हो, ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और बहुलक का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये दोनों इकाइयां योग करेगी, किसी प्रकार के सह उत्पाद क्या करेंगे, ये निष्कासित नहीं करेंगे, और ब्यूना एस प्रकार के बहुलक का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये अपने हो गए दोनों सहबहुलक है, लेकिन दोनों की बहुलकीकरण की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, फिर बात आती है कि जो आपके अलग अलग प्रकार के एकलक लिए थे आपने, मान लिया एक एकलक ए था
दूसरा एकलक क्या था, बी था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये सब एक साथ जुड़े, ए प्रकार के और बी प्रकार के एक साथ जुड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे, तो इनकी क्या है अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है ये क्या हो अनियमित रूप से जुड़े हो सकता है ये एकांतर क्रम में जुड़े हो सकता है ये खंड के रूप में जुड़े हो सकता है ये कलम के रूप में जुड़े हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एकलक इकाइयां उनकी व्यवस्था के आधार पर से बहुलक है वो उनको हम चार प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कि एकलक इकाइयों की व्यवस्था के आधार पर से बहुलकों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। तो देखो कौन कौन से चार भाग है। तो पहला भाग है आपके अनियमित सहबहुलक, या इसी को बोल सकते हैं क्रम रहित बहुलक। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है आपके एकांतरित सहबहुलक। तीसरा होता है आपके खंड सहबहुलक। और फोर्थ होता है आपके कलम सहबहुलक। ये एकलक इकाइयों की व्यवस्था के आधार पर इनको चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं अनियमित सहबहुलक या क्रम रहित सहबहुलक। तो क्या मतलब क्या, इनके अंदर एकलक की सीक्वेंस है वो क्या है जिगजैग रूप से बिना किसी व्यवस्था के अनियमित रूप से वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे देखो आपने भी देखा था कि एन अणु ए के लिए थे और एन अणु अपने बी के लिए थे, ए और बी दोनों अलग अलग एकलक हैं। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो जैसे ए एकलक है, ये एक ए और जुड़ गया, फिर बी जुड़ गया, फिर ए जुड़ गया, फिर बी जुड़ गया, इस प्रकार से ये एन टाइम्स इस प्रकार जुड़ते जाएंगे और बहुलक का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार का से बहुलक को क्या कहलाएगा, अनियमित या क्रम रहित से बहुलक होगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है सेकंड है एकांतरित से बहुलक। तो नाम से पता लग रहा है एकांतर क्रम में अल्टरनेट फॉर्म में क्या होगा, एक बार पहला, फिर उसका दूसरा प्रकार, फिर पहला प्रकार का एकलक, फिर दूसरा प्रकार का एकलक, फिर पहला, इस प्रकार से क्या होंगे आपस में जुड़ते जाएंगे और बहुलक का निर्माण करेंगे। वो बहुलक क्या होगा आपके एकांतरित से बहुलक। देखो कैसे, जैसे आपने ए और बी दो लिए, ए एकलक जुड़ गया, फिर बी जुड़ गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार से क्या होंगे जुड़ते जाएंगे और एक बहुलक का निर्माण हुआ। ये बहुलक क्या है, एकांतरित से बहुलक। उसके बाद तीसरा है आपका खंड से बहुलक। तो खंड से बहुलक का मतलब क्या है, ये ब्लॉक बना रहे हैं। ब्लॉक कैसे, जैसे मान लिया कि ए प्रकार के एकलक तीन जुड़ गए पास, फिर तीन बी जुड़ गए, फिर वापस तीन ए जुड़ गए, फिर वापस तीन बी जुड़ गए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीन जुड़े, चार में जुड़ सकते हैं, हो सकता है वो दो भी जुड़े। मतलब क्या है कि ये खंडों का निर्माण करते हैं। खंडों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित। ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये वापस पहला खंड, ये वापस दूसरा खंड। तो ये खंड में क्या हो रहा है, बंट रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, खंड से बहुलक। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ है कलम से बहुलक। कलम से बहुलक का मतलब क्या है, ये आपके ग्राफ का निर्माण करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया ये ए ये एक प्रकार की एक इकाइयां इस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है, उसके बाद बी है वो अलग से इस कलम के रूप में इससे इस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, तो क्या मतलब क्या है, ये कलम निर्मित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके कलम से बहुलक। इतना क्लियर हो गया। तो ये व्यवस्था के आधार पर आपके चार प्रकार के से बहुलक हो गए। उसके बाद बात आती है कि हम से बहुलक की हमारे क्या उपयोगिता है, कि हम ये क्यों बनाते हैं इस प्रकार से, दो अलग अलग प्रकार के एकलक क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो आप
आपने प्राकृतिक रबर देखा है। प्राकृतिक रबर क्या होता है, आपके पादप होता है एक हेविया ब्रेसिलियंसिस, उससे प्राप्त होता है। उसके लेटेक्स से क्या होता है, प्राकृतिक रबर 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है। क्लियर है इतना। लेकिन वो प्राकृतिक रबर है वो क्या होता है, निम्न गुण युक्त होता है। निम्न गुण युक्त मतलब क्या है कि वो अपने ज्यादा यूजफुल नहीं है। आप थोड़ा उसको क्या वगैरह खींचोगे तो टूट जाएगा, टुकड़ों में जल्दी टूट जाएगा। वो क्या होगा, आसानी से क्या कर लेगा, जल ज्यादा सोखेगा। ठीक है, ठीक है। उसमें प्रत्यास्थता के गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसके गुणों में सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, उसको क्या करते हैं, आप स्टाइरिन के साथ गर्म करोगे। ठीक है, तो अभी आपने पहले पढ़ा था कि ब्यूना एस बना था। तो ब्यूना एस क्या है, उसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के क्या है, एकलक है। ठीक है, तो क्या है, प्राकृतिक रबर के गुणों में सुधार करने के लिए आपको क्या रबर चाहिए, लेकिन क्या उत्तम गुणयुक्त चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग एकलक है उनको हम ऐड करेंगे और क्या कर लेंगे, हम अच्छा उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वैसे आप देख लो नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, वो क्या होता है, निम्न गलनांक वाला होता है। क्या होता है वो, निम्न गलनांक वाला होता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि गलनांक उसका ज्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ क्रिया करा दे, हम टेरेलिन की क्रिया करा दे, तो ये टेरेलिन क्या कर देगा, इसके गलनांक को बढ़ा देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बहुलक के गुणों में सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे एकलक को उसके साथ क्रिया कराते हैं, तो और हमें उत्तम गुणों वाला बहुलक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें सह बहुलकों की जरूरत पड़े। ठीक है, ये हो गया अपना सह बहुलकीकरण या विषम बहुलकीकरण। क्लियर हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। तो देखो, जो बहुलक है, मान लो कोई भी बहुलक में गुण है, तो गुण क्या करेंगे, बहुलक के गुण इस पर डिपेंड करते हैं कि उस बहुलक का आकार कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसका अणुभार या आणविक भार कितना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी बहुलक है उसके गुण इन प्रॉपर्टीज पे इन क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि जो आपके ये आणविक द्रव्यमान है, जैसे मान लो बहुलक मैंने ले लिया कोई, कि हमने हम कैसे लिखते हैं CH2 CH2 CH2, इस प्रकार हम लिखते हैं कि ये n टाइम्स इस प्रकार ये एकलिक इकाई है वो पुनरावर्त होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये पुनरावर्त होकर क्या करेगी, आपके बहुलक का निर्माण करेगी। और वो क्या डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी इकाइयां ली, उस पर उसका अणुभार डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने n इकाई ली है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है उस बहुलकीकरण की कोटि को, इसको रिप्रेजेंट करती है बहुलकीकरण की कोटि को। फिर बात आती है कि हम ये अणुभार कैसे पता करें। तो अणुभार जैसे मान लो आपने ले लिया कि कोई भी, ये आपके एथिलीन है, एथिलीन है, इसका अणुभार है वो हमेशा क्या होगा, ये इतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका अणुभार क्या है, सदैव निश्चित रहेगा। ठीक है, ये क्या है, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अणुभार या आणविक द्रव्यमान वो क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा ये पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन में क्या है, इस ऐसी एथिन इकाइयां वो क्या है, n बार जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब n कितना भी हो सकता है, 50, 100, 1000 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि वो निश्चित नहीं है अब उसका अणुभार। ठीक है, तो कहने मतलब क्या, बहुलक का अणुभार है, बहुलक का अणुभार है वो क्या है, निश्चित नहीं है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका अणुभार वो क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम उसको क्या करें, उसका औसत निकाल लें। क्या निकाल लें, उस अणुभार का औसत निकाल लें। ठीक है, फिर उस औसत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस बहुलक का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना क्लियर है। तो हम ये औसत को हम वापस निकालने के लिए दो विधियां हैं। इस अणुभार को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए दो विधियां काम में लेते हैं। ठीक है, दो विधियां कौन कौन सी है, एक तो उसके अंदर अणु कितने हैं,
उन अणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, और एक उन अणुओं का अणुभार कितना है उनके अणुभार के आधार पर, ठीक है। तो हम इनके आणविक द्रव्यमान को दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो हो गया उनकी संख्या के आधार पर हम औसत निकालेंगे, तो संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये तो हो गया संख्या के आधार पर। दूसरा होता है आपके उसके बार के आधार पर, बार औसत अणुभार, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो संख्या औसत अणुभार और बार औसत अणुभार। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या औसत अणुभार, इसके द्वारा हम बहुलक का अणुभार कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो संख्या औसत अणुभार में क्या होता है, आपके कोई भी बहुलक का नमूना है, ये मान लो बहुलक नमूना है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अणु उपस्थित है, ठीक है, बहुत सारे अणु क्या है उपस्थित है। तो मैंने बोल दिया कि इसके अंदर N1 अणु है, उनका मास है वो कितना है M1 है। मैंने बोल दिया N2 अणु है, उनका मास कितना है M2 है। N3 अणु है, उनका मास कितना है M3। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने बोल दिया ये क्या है I नंबर है, कितने हैं I बार है, तो इनका मास क्या हो जाएगा Mi। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर हम क्या कैसे निकालेंगे इसके अंदर कि जो आपके बहुलक का नमूना है उनके अणुओं का कुल अणुभार, उनके अणुओं का कुल अणुभार अपॉन उस बहुलक नमूने में उपस्थित अणुओं की संख्या, बहुलक अणुओं की संख्या, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा संख्या औसत अणुभार। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m बार n, ठीक है, m बार n। ये क्या होता है संख्या औसत अणुभार को प्रदर्शित करने का प्रतीक। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि उस बहुलक नमूने में उपस्थित कितने अणु है उनका कुल अणुभार बटा उस बहुलक अणु में उपस्थित उनकी अणुओं की संख्या, ठीक है। इन दोनों को भाग देंगे तो हमें मिलेगा संख्या औसत अणुभार। तो अब इसके अंदर हम कुल भार कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया मैंने बोल दिया कि पहला का नमूना है उनका भार W1 है। W1 कितना होगा कि उसमें उपस्थित N1 प्रकार के अणु और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके मोलिकुलर मास से। कोई दूसरा N2 प्रकार के थे, उनका भार कितना होगा उनकी संख्या और उनका अणुभार। तीसरे प्रकार के थे उनकी संख्या और उसका अणुभार। ऐसे मैंने बोल दिया कि वो I है, तो I मतलब I कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा Ni प्रकार और उसका ये उसका अणुभार, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इनके कुल की, है ना। उसके बाद बहुलक अणुओं की संख्या, तो संख्या का योग, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो हम उनको जोड़ देंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसे करके। मान लिया मैंने Ni अणु है, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें संख्या औसत अणुभार। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस ऐसे करके कितने हैं, मान लिया आपने Ni है तो उसका अणुभार Mi है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे उनकी कुल अणुओं की संख्या से, तो कुल अणुओं की संख्या मान लिया मैंने N1 प्लस N2 प्लस N3 ऐसे करके कितने हैं आपके Ni तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं संख्या औसत अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर बात आती है कि ये इसकी एक और भौतिक विधि है, रासायनिक विधि आपके, वो है प्रसरण दाब मापन। प्रसरण दाब मापन विधि है, इसके द्वारा हम संख्या औसत अणुभार को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया पहला संख्या औसत अणुभार,
ठीक है, हम इसको आगे और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने मान लिया इसको आप समीशन कर दिया पूरा, तो क्या हो जाएगा m बार n इज इक्वल टू, योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा की साइन लगा दी मैंने, कितनी बार है ni my अपॉन सिग्मा mi, ठीक है। तो ये आपका हो गया संख्या औसत अनुपात का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे वो है बार औसत अनुपात। सेकेंड कौन सा है, बार औसत अनुपात। इसके अंदर क्या चेंज है कि आपके जो बहुलक नमूना है उसमें उपस्थित प्रत्येक जो अणु है उसके बार को क्या करेंगे, उसके अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बार औसत अनुपात। बार औसत अनुपात, ठीक है। क्या मतलब क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m बार w, भाई नंबर n तो लगा देते m बार n, वेट ले रहे हैं तो क्या लिख देंगे w, m बार w। कैसे निकालेंगे हम कि आपका जो बहुलक नमूना है उसके बार को हम क्या कर देंगे, उसके अनुपात से गुणा करके उसका योग करके उसके अंदर उसके कुल बार का भाग देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बार औसत अनुपात। तो देखो वो एक सेम प्रोसेस कि आपके बार निकाला था कि W1 अणु बार है वो किसके बराबर होगा, N1 कण, तो उनके मोलिकुलर मास के मल्टीप्लाई होगा। W2 क्या होगा, N2 M2, W3 क्या हो जाएगा, N3 M3, ऐसे आपके WI कितना हो जाएगा, Ni Mi, ठीक है। अब इस अनुपात के योग को हम क्या करेंगे, उस नमूने के अनुपात से गुणा करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका कुल अनुपात हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको मान के ये क्या वैल्यू है W1, इसका मोलिकुलर मास कितना है M1 प्लस W2, तो उसका मोलिकुलर मास कितना है M2 प्लस W3 है, ठीक है। उसका मोलिकुलर मास कितना है M3, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे M3 प्लस, ऐसे मान लिया N है तो क्या लिख देंगे WI, ठीक है, MI। इनका योग, इस योग में हम क्या करेंगे, उसके बार से डिवाइड कर देंगे। तो बार कितना था, W1 W2 W3, W1 W2 W3, ऐसे मान लो कितने हैं I है, तो क्या हो जाएगा W1। अब आपको पता है W की वैल्यू पता है क्या होता है Ni Mi, तो इसकी जगह रख देंगे W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू क्या रख देंगे N2 M2, W3 की वैल्यू क्या रख देंगे N3 M3, ऐसे I की लिख देंगे तो क्या हो जाएगा WI की Ni Mi, ठीक है। तो वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, m बार W बराबर W1 क्या है N1 M1 इनटू ये M1 है प्लस W2 क्या है N2 M2 और साथ में M2 है, W3 क्या है N3 M3 और मल्टीप्लाई बाई M3, ऐसे हम I होए तो क्या हो जाएगा Ni Mi और Mi उसका अनुपात। क्लियर इतना, ऐसे W1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें नीचे, तो क्या हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, ऐसे मान लो I है तो क्या हो जाएगा Ni Mi। क्लियर है। अब देखो ये M1 और ये M1 तो क्या हो जाएगा M1 स्क्वायर, M2 और M2 क्या हो जाएगा M2 स्क्वायर, M3 क्या हो जाएगा M3 स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और आगे m बार W बराबर क्या हो जाएगा N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर, ऐसे I है तो क्या हो जाएगा Ni Mi स्क्वायर। क्लियर है। और डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या हो जाएगा, ये N1 M1 प्लस N2 M2 N3 M3 प्लस जैसे I है तो क्या हो जाएगा Ni Mi। क्लियर है इतना। अब वही सेम इसको हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा m बार W बराबर सिग्मा Ni Mi स्क्वायर
और इसका सम करेंगे तो सिग्मा Ni Mi, और ये रिप्रेजेंट करता है बार औसत अणुभार को। क्लियर इतना? ठीक है। फिर बात आती है कि जो आपके जो संख्या औसत अणुभार है, संख्या औसत अणुभार, ये क्या होता है? हमेशा कम होता है बार औसत अणुभार, बार औसत अणुभार से। क्लियर है? कहने मतलब क्या है? m बार n है वो हमेशा क्या होगा? कम होगा m बार w से। क्लियर हो गया? फिर इसकी कुछ विधियां है, जैसे आपके अवसादन है, ठीक है, या द्रुत अपकेंद्रण है, ये विधियां है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बार औसत अणुभार को हम ज्ञात कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका कि संख्या औसत अणुभार या फिर बार औसत अणुभार, आपको कोई बहुलक नमूना दे रखा है और उनके अणुओं की अलग अलग अणुभार आपको दे रखा है, तो आप उसको कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको एक दे दिया, मान लो कि कोई एक बहुलक नमूना है, कोई आप एक बहुलक नमूना है, उसमें मैंने बोल दिया कि 3 अणु है, उसके अंदर कितने अणु है? 3 अणु है। उनका मैंने बोल दिया पहले अणु है उसका अणुभार 1000 है, दूसरा मैंने बोल दिया एक दूसरा अणु है उसका अणुभार कितना है? मैंने बोल दिया 5000 है। एक तीसरा अणु है उसका अणुभार मैंने बोल दिया कितना है? 10000 है। ठीक है, तो आप इस बहुलक नमूने का संख्या औसत अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था संख्या औसत अणुभार कैसे निकालते हैं कि उस बहुलक नमूने में अणुओं की संख्या, जैसे मान लो पहला प्रकार का अणु है तो N1, उसका अणुभार कितना है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरा प्रकार का अणु कितना है और उनका मोलिकुलर मास कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा प्रकार का कितने कण है उनकी संख्या और उसको मल्टीप्लाई उसके बार से कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इनका योग कर देंगे। फिर इस योग में हम क्या करेंगे? उस नमूने के अंदर कि कुल कितनी संख्या है उनसे हम क्या कर देंगे? उसको ऐड करके उसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, और आपको निकालना है क्या है? ये फॉर्मूला कौन सा काम आएगा? ये फॉर्मूला काम आएगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू दे रखी है, इनको रखते दो। N1 पहले प्रकार कण कितने? मैंने बोला 3 है, एक कण है उसका बार 1000 है, तो कण संख्या कितनी हुई? 1, उसका बार कितना है? 1000, तो मल्टीप्लाई 1000 से कर दो, प्लस दूसरे प्रकार कण कितने है? वो भी 1 है, उसका अणुभार कितना है? 5000, तो उसे 5000 से गुणा कर दो, प्लस तीसरा प्रकार कण कितना है? वो भी 1 है, उसका अणुभार कितना है? 10000, उसको आप 10000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इनके टोटल अणुओं की संख्या को भाग दे दो, तो कितने टोटल? N1 वो भी 1 है, N2 वो भी कितना है? 1 है, N3 वो भी कितना है? 1 है। इससे आप डिवाइड करोगे, इनका आप योग कर दोगे तो कितना हो गए? 16000। कितना हो गए? 16000। और अणु की संख्या कितनी होगी? 3 है, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? संख्या औसत अणुभार हो जाएगा। क्लियर इतना? ऐसा एक और देख लो आप, जैसे मान लो आपको बोल दिया कोई एक बहुलक नमूना है, ठीक है, कोई आपको एक बहुलक नमूना दे रखा है, उसके अंदर क्या है? बोल दे कि 25% कण है उनका बार कितना है? 5000। कितना है? 5000 है। फिर मैंने बोल दिया कि 45% कण है उनका बार कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 है। और जो बाकी बचे हैं, बाकी बचे उनका अनुभार कितना है? 10,000 है। ठीक है, तो आपको बोल दिया कि इसके लिए आप क्या करो? संख्या औसत अनुपात और बार औसत अनुपात आप ज्ञात करो। ठीक है, तो संख्या औसत अनुपात का फॉर्मूला भी आपने लिखा ही था। क्या होता है? वही n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 बाई डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। बार औसत अनुपात निकालना आपको, तो क्या हो जाएगा? n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस n3 m3 स्क्वायर बाई n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। ठीक है, इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बार औसत
अणुभार। तो आपने मान लिया कोई टोटल सॉल्यूशन कितना है आपका 100% है, तो 100 में से कितना है आपके 25% है वो कण एक प्रकार के है, 45% है वो एक प्रकार के है, और आपके बाकी बचे 40 वो है वो एक प्रकार के। तो 25% मतलब कितना हो गया, 25 कण तो क्या है वो 5000 अणुभार वाले हैं, 45 कण है वो कितने हैं 2000 अणुभार वाले हैं, और 40 कण है वो कितने हैं 10000 अणुभार वाले। ठीक है, आप इसमें वैल्यू रखोगे। तो पहले प्रकार के कण कितने हैं N1, तो N1 कितना आपका संख्या अणुभार निकालना है, N1 कितना है 25। ठीक है, इनका भाग कितना है 5000, तो मल्टीप्लाई 5000 से कर दो, प्लस N2 दूसरा कितना है 45, उनका अनुपात कितना है एक का 2000, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2000 से, प्लस तीसरे प्रकार कितने हैं आपके 40, तो 40 उनका अनुपात कितना प्रत्येक का 10000, तो मल्टीप्लाई बाई आपके 10000। फिर क्या डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 प्लस N3 मतलब कणों की संख्या से, तो संख्या कितनी है 25 प्लस 45 प्लस 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 45 प्लस 40। ठीक है, आप इसका वैल्यू निकालोगे टोटल और इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा संख्या औसत अनुपात निकल जाएगा। क्लियर इतना? तो इस प्रकार से आप संख्या औसत अनुपात इसका निकालोगे। अब उसके बाद है इसका भार औसत अनुपात निकालो। सेम आपको नमूना है, कणों की संख्या भी सेम है और उनका अनुपात भी सेम है, और आप निकालोगे भार औसत अनुपात। तो वो कैसे निकालोगे, तो N1 कण कितना है 25 है, मल्टीप्लाई करके किससे करोगे आप M1 कितना है 5000। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या है स्क्वायर, मतलब इसको आप स्क्वायर लगा दो, प्लस दूसरा कितना है 45, अनुपात कितना उसका 2000, M2 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो, फिर तीसरा कितना है कण 40, M3 कितना है 10000, तो उसका स्क्वायर कर दो, फिर बाहर करोगे आप इससे M1 कितना है 25 इंटू 5000, प्लस दूसरा कितना है 45 इंटू 2000 प्लस 40 इंटू 10000। ठीक है, आप इनकी वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा भार औसत अनुपात। क्लियर है? और जो ये वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी संख्या औसत अनुपात। क्लियर है? ये आपको मैंने पहले बताया था अभी। ठीक है, तो आप उसको वैल्यू निकालोगे और आप देखोगे कि ये वैल्यू है वो इससे कितनी ज्यादा है। क्लियर है? तो अब उसके बाद अपना एक टॉपिक इससे रिलेटेड वो है बहुपरिक्षेपण घातांक। क्या है बहुपरिक्षेपण घातांक? बहुपरिक्षेपण घातांक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीडीआई। पीडीआई मींस क्या है, उसको इंग्लिश में लिखते हैं पॉली डिस्पर्जन इंडेक्स। ठीक है, तो क्या हो गया ये पीडीआई। तो क्या मतलब क्या ये बहुपरिक्षेपण घातांक होती क्या है, तो ये पीडीआई आपकी होती है जो कोई भी बहुलक नमूना है उसका भार औसत अनुपात और उसके संख्या औसत अनुपात का अनुपात। कहने मतलब क्या है, भार औसत अनुपात और संख्या औसत अनुपात का अनुपात है वो क्या कहलाएगा आपके पीडीआई कहलाएगा। ठीक है, फिर बात आती है कि आपके जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, तो आप मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एथिलीन है कि उसका अनुपात है वो हमेशा क्या होगा निश्चित होगा, कि वो वेरिएबल नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है कणों की संख्या, अणु की संख्या वो क्या है बराबर है, सेम है, वो कम और ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या होती है इनका जो भार है वो हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसका अनुपात कितना आएगा एक आएगा। तो एक आएगा इसका मतलब क्या है पीडीआई कितनी होगी एक होगी। तो क्या मतलब क्या कार्बनिक यौगिक है उनकी पीडीआई की वैल्यू क्या होती है एक होती है। ठीक है, इसलिए इनको हम बोल सकते हैं एकल परिक्षेपी। क्या बोल सकते हैं इनको हम एकल परिक्षेपी।